हेलो स्टूडेंट। एनपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों का क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में जो है आज चर्चा किया जाएगा कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें जो है पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन सब के बारे में जो है पढ़ा ही होगा क्लास 9th में। तो यहाँ पर उसकी चर्चा न करके सीधे अपने टॉपिक पे हम चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारा आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित होती है, यानी कि पूर्णांकों के भाग से संबंधित होती है, जिसके अनुसार यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाए तो शेषफल r प्राप्त होता है। हम इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया भी बोलते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो क्या होती है, एक भाग ही होती है। जैसे हम लोग साधारण सा भाग पढ़ते हैं, अगर हम 5 से भाग देते हैं 27 में तो 5 बचे 25 हो जाता है और शेषफल कितना आता है? 2 आता है। तो उसी तरह से ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो a को किसी अन्य पूर्णांक b से अगर विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? r आता है। यहाँ पे भागफल भी आएगा, कुछ यहाँ पर भागफल भी रहता है, तो उसको हम q से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखा आपने कि जो साधारण भाग हमारा होता है उसी तरह से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी होती है। और इसके अनुसार अब देखिए b को हम क्या कहते हैं, तो b को कहते हैं भाजक। b को भाजक कहा जाता है। यहाँ जो q है, q को क्या कहा जाता है, तो ये होता है हमारा भागफल और r होता है शेषफल और a होता है भाज्य। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित होती है, जिसके अनुसार यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को अगर किसी धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r प्राप्त होता है। तो इनमें एक संबंध बनता है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में एक संबंध क्या होता है। जैसे पहले हम ये साधारण वाले भाग पे उस संबंध को देखते हैं। जैसे अगर हम भाजक और भागफल का गुणा करके अगर शेषफल को जोड़ दें तो फिर हमारा भाज्य आ जाता है। जैसे 5 बचे 25, 25 में 2 जोड़ दें तो देखिए ये जो हमारा भाज्य है यह प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से इसी के अनुसार एक फार्मूला बन जाता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस तरह से एक हमारा जो है एक फार्मूला बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। तो भाज्य को हम किससे दर्शाएंगे? भाज्य को दर्शाएंगे a से, भाजक को किससे दर्शा रहे हैं? b से, भागफल को किससे दर्शा रहे हैं? q से, और शेषफल को किससे दर्शाया जा रहा है? r से। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला बन जाता है a बराबर bq प्लस r, और इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र के कई अनुप्रयोग भी होते हैं। और इस सूत्र की सहायता से पहला तो ये अनुप्रयोग होता है कि अगर हम भाग देते हैं तो लंबी विभाजन प्रक्रिया से अगर भाग देते हैं तो भाग को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा भाग जो हमने सॉल्व किया है वो सही आया है कि नहीं आया है। तो ये था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि क्या बताया गया इसमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित होती है, जिसके अनुसार यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से अगर विभाजित किया जाता है तो शेषफल r होता है। हम इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया भी कहते हैं, या एक तरह से साधारण भाग भी कहा जाता है इसे। तो ये था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बाद से है आता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस चैप्टर में जो है अगला टॉपिक हमारा ये मिलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो यूक्लिड, अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कई अनुप्रयोग होते हैं। तो ये जो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उसी का एक अनुप्रयोग है, यानी कि उसी पर आधारित होता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते क्या हैं, तो हम 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों का मौसो ज्ञात करते हैं। जैसे मौसो आप लोग छोटी कक्षाओं में मौसो पढ़े होंगे, तो मौसो जो है गुणनखंड करके भी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है हम मौसो ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 25 और 45 का मौसो निकालना है, 25 और 45 का मौसो ज्ञात कीजिए। 25 और 45 का मौसो ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें जो बड़ी संख्या रहती है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा भाज्य होता है, तो उसको हम a मान लेते हैं, यानी कि a बराबर हो जाएगा हमारा 45। और जो छोटी संख्या होती है वो भाजक होती है और उसे हम मान लेते हैं b बराबर हो जाएगा 25। और फार्मूला हम अपना लगाते हैं a बराबर BQ प्लस R। अब फार्मूले में a के जगह पे आप कितना रखेंगे, 45 बराबर b के जगह पे कितना रखेंगे, 25 और गुणे q के जगह पे कितना रखेंगे। तो देखिए q जो है ये हमारा भागफल होता है और इस भागफल को हम अपनी मर्जी से लाते हैं और 25 का गुना किसी भी नंबर में करने पर वह 45 हो जाए या 45 से कम आए, ऐसी संख्या को ही हम भागफल बनाते हैं। तो अगर हम 25 का गुना 2 बार में ले जाते हैं तो 25 दूनी 50 यानी कि 45 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बार लेके जाएंगे और शेषफल तब कितना बचेगा, तो 45 25 से करना 25 यानी कि ये दोनों जो हो गए हैं ये हमारे 25 हो गए हैं और 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि शेषफल हमारा हो जाएगा 20। तो हमारा 20 शेषफल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अब हमारा मौसो नहीं निकल के आया, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि मौसो तब तक नहीं लिखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। देखिए जब शेषफल शून्य है, जब शेषफल शून्य हो जाए तो बी मौसो कहलाता है, बी मौसो कहलाता है। यानी कि जब शेषफल शून्य हो जाए तब मौसो क्या कौन कहलाएगा, बी जो होगा हमारा मौसो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो शेषफल 0 आया नहीं है, तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, अगले चरण में इसको लेके चलते हैं। अगले चरण में, अब अगले चरण में क्या होता है कि जो हमारा Q होता है, जो Q होता है और जो A होता है, ये अगले चरण में नहीं जाते, सॉरी A और Q अगले चरण में नहीं जाते, अगले चरण में नहीं जाते हैं, अगले चरण में नहीं जाते हैं। तो अगले चरण में तो देखिए A नहीं जाएगा और Q नहीं जाएगा, तो अगले चरण में कौन जाएगा, B जाएगा और R जाएगा। तो 25 है हमारे पास और 20 है, बस ये 2 संख्याएं हमारे पास बची हुई हैं। तो पहले आपको बताया गया कि दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं, A मानते हैं। तो अब इसमें ये 45 और 1 तो अगले चरण में नहीं जाएंगे, तो 25 और 20 बचे हमारे पास। तो 25 और 20 में A 25 को मान लेंगे और B जो है वह 20 हो जाएगा। तो फिर से फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R। तो आप फार्मूला भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं या फार्मूला न लिख करके डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब A की वैल्यू कितनी है, 25 हो गई, 25 बराबर B की वैल्यू कितनी है, 20 है और Q की वैल्यू अब कितनी बार में इसको ले जाएंगे। तो देखिए 20 का पहाड़ा यदि 2 बार में हम करते हैं तो 20 दूनी 40, 25 से ज्यादा हो जा रहा है, जबकि
हमें ये ध्यान देना है कि 20 का पहाड़ा मतलब ऐसी संख्या में करनी है कि गुणा करने पर 25 हो जाए या 25 से कम आए। तो यहां पर हम ले लेंगे 1, तो 20 एकन्नम 20, यानी कि शेषफल कितना बचेगा। अब ये 5 ज्यादा है ना 25, तो ये शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 5। अभी भी जो हमारा शेषफल है वह शून्य नहीं हुआ, तो जब शेषफल शून्य नहीं हुआ तो फिर से हम इसे ले जाएंगे अगले चरण में। तो अगले चरण में कौन कौन नहीं जाते हैं, तो देखिए ये ए नहीं जाएगा और ये जो क्यू है ये नहीं जाएगा, तो फिर जाएगा कौन 20 और 5। तो 20 और 5 जब अगले चरण में जाएंगे तो फिर से वही चीज ध्यान देनी है हमें कि जो बड़ा होता है वह ए होता है और जो छोटा होता है वह बी होता है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जा रहा है, ए बराबर 20 हो जा रहा है और बी बराबर कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। तो फिर से हम फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए अगर आप चाहते हैं बार बार नो लिखना फार्मूले को, तो एक बार यहाँ पर लिखा गया है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू आपको अपनी मर्जी से चुननी पड़ती है 5 का पहाड़ा पढ़ के। तो देखिए 5 चौको 20, 5 चौको 20, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गए, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शेषफल हमारा शून्य हो चुका है। और जब शेषफल शून्य हो जाता है तो आगे ऊपर आप लोगों को बताया गया था कि जब शेषफल शून्य हो जाए तो बी मौसौ कहलाता है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे मौसौ, मौसौ बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली पर, और हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब वही जो क्वेश्चन हमने पीछे बताया आपको, वही वाला क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, बस यहाँ पर नंबर थोड़े से बड़े बड़े दे दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं ए वाले क्वेश्चन को। तो ए में क्या दिया है, 135 और 225। 135 और 225 का हमें मौसम निकालना है। तो इसका मौसम निकालने के लिए यहाँ पे हल लिख दीजिए और हल लिखने के बाद ए और बी का चुनाव करिए। ए की वैल्यू जो है कौन होती है, जो सबसे बड़ी हो या जो दोनों में बड़ी हो। तो दोनों में बड़ी कौन है, 225। और बी का काम कौन करेगा, जो छोटा होता है, यानी कि 135। यहाँ पर देखिए आप यहाँ कहीं पे लिख भी सकते हैं कि जो बड़ा होता है, ए हमेशा क्या रहेगा, बड़ा, और बी क्या रहेगा, छोटा। ए जो है बड़ा रहता है और बी जो है छोटा रहता है। तो ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला। और ए की वैल्यू कितनी है, 225 बराबर बी की वैल्यू 135 और क्यू की वैल्यू हमने आपको बताया कि क्यू की वैल्यू कहां से लाते हैं, हम अपनी मर्जी से चुनते हैं और ऐसा नंबर वहां पे चुन के रखते हैं कि गुणा करने पर 225 हो जाए या तो 225 से कम हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, यानी कि 225 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार में लेके जाएंगे इसको और उसके बाद से प्लस शेषफल देखिए कितना बचता है, तो 5 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेषफल है हमारा वह शून्य के बराबर नहीं हुआ। तो जब शून्य के बराबर नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को अगले चरण में लेकर चलते हैं। तो अगले चरण में ए की वैल्यू कौन होगा, तो ए की वैल्यू जो होगा 135 होगा और बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि 135 यानी कि बी
और आर अगले चरण में जाते हैं, परंतु ए और क्यू जो होते हैं ये अगले चरण में नहीं जाते हैं। तो अब हम फिर से फार्मूला लिखें या ना लिखें, मत नहीं लिखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में लिख के हमने दिखाया था, इसमें छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ही लगाते हैं। ए के जगह पे कितना हो गया 135, ए बराबर बी, फार्मूला देखिए बोल रहे हैं हम, फार्मूला बोल रहे हैं ए बराबर बी, बी के जगह पे 90। अब क्यू की जो वैल्यू होती है वो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो 90 का पहाड़ा अगर हम 2 बार में करते हैं तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो यहां पर एक बार में लेके जाएंगे तो 90 का 90 और कितना बचेगा यहाँ पर 45, कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। और अभी देख रहे हैं अभी भी शेषफल हमारा जो है शून्य नहीं हुआ। तो जब हमारा शेषफल शून्य नहीं हुआ तो फिर हम इसको अगले चरण में लेके चलते हैं। अगले चरण में फिर से ए का काम कौन करेगा, ए का काम 90 करेगा, और बी का काम कौन करेगा, तो बी का काम 45 करेगा। और फिर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे 90 रख दिया गया, बी के जगह पे 45 रख दिया गया, और क्यू का मान हम अपने से चुनाव करते हैं तो 45 दूनी 90, तो प्लस शेषफल कितना आ जाएगा हमारा शून्य आ जाएगा। तो जब शेषफल शून्य हो जाता है तो फिर जो हमारा b होता है वही मौसौ होता है, यानी कि मौसौ बराबर कितना हो जाएगा, तो मौसौ बराबर हो जाएगा 45 यानी कि 45, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद से देखिए इसी तरह से आपका बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38,220 का आपको मौसौ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो देखिए 196, इसमें ए की वैल्यू, ये बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, बी वाला, तो ए की वैल्यू कौन है 38,220, और बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू होगी 196, क्योंकि जो छोटा होता है वह बी होता है और जो बड़ा होता है वो ए होता है। इसके बाद से अब हम फार्मूला अपना लगा लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फार्मूले पे अगर रखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है 38,220 बराबर बी की वैल्यू है 196, और क्यू की वैल्यू, तो देखिए क्यू की वैल्यू हम कितनी बार में ले जा सकते हैं, तो क्यू का मान जो है अगर हम 195 लेते हैं, 195 लेते हैं, तो 196 और 195 का गुणा करेंगे तो 38,220 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि पहली बार में ही हमारा जो शेषफल है वह शून्य के बराबर हो चुका है। तो जब शून्य के बराबर हो जाता है तो मौसौ हमारा कौन सा होता है, तो मौसौ हो जाता है बी, यानी कि 196, तो 196 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन गुणा करने पर 196 का 195 बार में जब गुणा करेंगे तो फिर ये 38,220 हो जाएगा, और देख रहे हैं कि जितना ये है उतना ही ये भी हो जाएगा, तो शेषफल कितना हो गया हमारा 0 हो जाएगा, तो मौसौ हो जाएगा हमारा 196। इसके बाद से सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाले क्वेश्चन में वही प्रोसेस एकदम सेम लेना है। ए के जगह पे कितना होगा, सी वाला क्वेश्चन देखिए यहां पर है, यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन, तो ए की वैल्यू कितनी हो रही है, इसमें ए की वैल्यू हो रही है 867 क्योंकि यही बड़ा है, और बी की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है 255। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अपना लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कम से कम एक बार जो है आप फार्मूला इसमें लिख दीजिएगा, बाकी सेकेंड चांस या थर्ड चांस जो भी आएगा अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू जो है 867 है, बराबर बी की वैल्यू 255। अगर हम इसको 4 बार में लेके जाते हैं, क्योंकि अब हमें लिखना है ना ये भागफल, तो अगर हम इसको 4 बार में लेके जाते हैं तो ये देख रहे हैं वैसे ही 250 और प्लस 5 है, यानी कि 255 है, तो 250 मानिए तो 25 चौको 100 यानी कि 1000 के पास चला जाएगा ये। और यदि इसे हम 3 बार में लेके चलते हैं
तो 225 का यदि हम 3 बार में लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा, सॉरी 55 है ये, 255 को तो 3 पचे 255 गुणे अगर 3 करते हैं तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7, 765 हो जा रहा है, जो कि 867 के आसपास हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम 3 बार में इसको लेके जाएंगे और देखिए शेषफल कितना आ रहा है, तो इसको हम कैसे पता करते हैं। तो देखिए नंबर जब बड़े होते हैं तो इसमें से 867 में से हम 765 को घटा लेते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी है टोटल, इसकी वैल्यू है टोटल 765, तो 765 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 102, यानी कि 102 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शेषफल आ चुका है। अभी देख रहे हैं कि शेषफल जब शून्य नहीं हुआ तो फिर हमारा मौसम प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अगले चरण में जो है फिर से अगला चरण स्टार्ट करते हैं और अगले चरण में जो है ए का काम कौन करेगा, तो ए का काम जो है 255 करेगा और बी का काम कौन करेगा, तो बी का काम जो है 102 करेगा। क्योंकि अगले चरण में कौन कौन नहीं जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते समय ये आपको ध्यान देना है कि अगले चरण में जो है, अगले चरण में ए और क्यू नहीं जाते हैं, परंतु जो 2 पद बचे रहते हैं उनमें जो बड़ा होता है वह ए बन जाता है और जो छोटा होता है वह बी हो जाता है। तो अगले चरण में अगर हम लें तो 255 यह ए का काम करेगा, ए बराबर हो जाएगा 255 और बी का काम कौन करेगा, 102 करेगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट ही सॉल्व करने वाले हैं। 255 बराबर 102, ए बराबर बी क्यू, क्यू की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 102 दूनी 204 ही होगा और 255 में से अगर 204 हम घटाते हैं, 255 में से ये कितना है 204, तो 204 अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51, अभी भी देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है ये शेषफल यह शून्य नहीं हुआ। तो जब शेषफल शून्य नहीं होता है तो फिर हम प्रक्रिया को अगले चरण में लेकर चलते हैं। तो अगले चरण में ए बराबर, ए का काम कौन करेगा 102 और बी का काम कौन करेगा 51, तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू 102 रख देंगे और बी की वैल्यू 51 रख देंगे और क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी और आर का मान जो है देख रहे हैं कि 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 102 यहाँ पर है हमारा भाज्य और ये है हमारा भाजक और ये है भागफल। तो इनका गुणा करेंगे तो 102 ये भी हो जा रहा है, 102 ये भी हो जा रहा है, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। और जब शेषफल हमारा 0 होता है तो मौसा कौन होता है, मौसा बराबर हो जाएगा 51, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन को देखा, 3 क्वेश्चन को देखा हमने, पहले का पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ए बी और सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन वही है हमारा, फिर से रिपीट हो रहा है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। 240 और 228 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हल कर रहे हैं, हल ए कौन होगा, तो इसमें आप पहचान सकते हैं आसानी से ए कौन होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 240 और बी का काम कौन करेगा, तो 228। अब हम फार्मूला लगाते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे 240 रखेंगे
और b के स्थान पे क्या रखेंगे, 228 रखेंगे, और q की वैल्यू जो है हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो 228 51 228, क्योंकि 2 बार में अगर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 456 हो जाएगा, जो कि 240 से बहुत ज्यादा अधिक होगा। इसलिए हम एक बार में लेके जाएंगे और फिर 240 में से अगर 228 घटा के देखते हैं, ये देखिए दोनों पद का गुणा करके तब इसमें से घटाते हैं, तो 228 से करने में 228 ही रह गया। तो 240 में से अगर 228 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। और फिर अभी देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। तो जब शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर हम इस प्रक्रिया को अगले चरण में लेकर चलते हैं। अगले चरण में, तो अगले चरण में क्या होगा, ए का काम कौन करेगा, 228, और बी का काम कौन करेगा, 12। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर की सहायता से ए का मान 228 लेंगे, बी की वैल्यू जो है हम अपनी बी जो है, बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, और क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू जो है आपको अपनी मर्जी से 12 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि गुणा करने पर जो है वो 228 के आसपास पहुंच जाए। तो मान लीजिए अगर 215 हम गुणा करते हैं तो 12 15 गुणा करते हैं तो 180 के आसपास जाएगा। तो इसको जो है थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 12 का गुणा अगर 19 बार में करके देखते हैं कितना होता है, 19 दूनी 38 और तो 19 से कम 19, 19 दू 21 हो जाएगा, 19 दूनी 38 को 8 बचा कितना 3, और 19 से कम 19, 19 और 3 22, 228 हो जा रहा है। यानी कि 19 बार में अगर इसको हम लेके चलते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 228 ये भी है और 12 का 19 में गुणा करेंगे तो 228 ये भी हो जा रहा है। तो जब दोनों पद बराबर हो जाते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब शेषफल 0 होता है तो 900 बराबर यह जो b होता है हमारा, यही हमारा क्या बन जाता है, 900 बन जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को देखा, और दोनों क्वेश्चन जो है एक जैसे हैं, सेम क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, हमें 900 ज्ञात करना है। 900 और भी किसकी सहायता से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से जो है हमें 900 ज्ञात करना था। और इसके बाद से हमारा अब देते पहले हम लोग ए और बी का चुनाव करते थे। तो इसमें जो है 3 पद दिए हुए हैं, एक तो 92,690 दिया हुआ है, 7,378 दिया हुआ है, 7,161 दिया हुआ है। तो अब हम इन तीनों पदों का एक साथ एचसीएफ नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी 2 पद का चुनाव कर लेंगे। जैसे इसमें से हमने 92,690 लिया, 7,378 लिया, ये दोनों पद हमने चुन लिए, जिसमें ए की जो वैल्यू होगी वो तो आपको पता ही चल गई होगी कि ए की वैल्यू, ए का काम कौन करेगा, तो 92,690 जो है वो ए का काम करेगा क्योंकि ये बड़ा है, और बी का काम कौन करेगा, 7,378 करेगा, 7,378। अब हम फार्मूला लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे हो जाएगा हमारा 92,690 बराबर बी के जगह पे हो जाएगा 7,378, और हम गुणा करेंगे। हम गुणा करते हैं क्यू में, मतलब क्यू का जो मान होता है उसमें गुणा करते हैं। तो क्यू का मान हम कितना लें ताकि 7,378 का उसमें गुणा करने पर 92,690 के करीब पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 10 का गुणा करते हैं, 7,378 में 10 का गुणा करते हैं तो ये तकरीबन 70,000 के आसपास पहुंचेगा, यानी कि 73,780 हो जाएगा, यानी कि 92,690 से अभी बहुत कम है। इसलिए हम क्या करेंगे, 11 या 12 बार में। तो चलिए हम पहले 12 बार में गुणा करके देख लेते हैं। अगर इसका गुणा हम 12 बार में करते हैं तो 12 बार में गुणा करने के पश्चात इसका जो वैल्यू आएगी, अगर 92,690 में से और इसकी वैल्यू का दोनों का गुणा करने के बाद अगर घटाते हैं तो इसका जो शेषफल आएगा वो 4,154 आएगा, 4,154 आ जाएगा। तो 4,154 इसका शेषफल आ चुका है। तो जब शेषफल 0 नहीं होता है तो हम इस प्रक्रिया को अगले चरण में लेकर जाते हैं।
अगले चरण में। तो जब अगले चरण में लेकर जाएंगे तो फिर आपको पता है कि A और Q ये अगले चरण में नहीं जाते हैं, तो अगले चरण में जाएगा कौन, B और R। तो इनमें दोनों में जो बड़ा होता है यानी कि A बराबर हो जाएगा 7378 और B का जो वैल्यू है वो है 4154। फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखेंगे। 7378 A हो गया, A बराबर B हो जाएगा 4154 और कितने में गुणा करें कि ताकि ये 7378 के आसपास हो जाए। तो देखिए 4000 है, ये 7000 है, अगर दो बार में गुणा करते हैं तो ये 8000 हो जाएगा या और ये 7000 ही है। तो हम इसमें एक का गुणा करेंगे और प्लस, अब देखिए 7378 में 4154 अगर घटाते हैं तो 3224 3224 जो है हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, यानी कि हमारा शेषफल आ चुका है 3224। और देखिए जैसे जैसे आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं, जो पद होते हैं, जो संख्याएं होती हैं वो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं और हमें गुणा करने में भी दिक्कत नहीं होती है और आसान होते जाते हैं ये। तो अगले चरण में फिर चलना है क्योंकि शेषफल 0 नहीं हुआ। तो अगले चरण में A की जो वैल्यू है वो 4154 हो जाएगा और B की जो वैल्यू है वो 3224 हो जाएगी। अब फार्मूला A बराबर BQ प्लस R पर अगर इसको रखते हैं तो 4154 बराबर मतलब A हो गया बराबर B यानी कि 3224 इंटू Q की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चुनते हैं तो एक बार में ही जाएगा ये। तो शेषफल कितना बचेगा, तो देखिए 4154 है और ये 3224 है, तो अगर इस 4 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 1 है तो 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 930 हो जा रहा है। फिर भी शेषफल हमारा शून्य नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, अगले चरण में चलेंगे और अगले चरण में A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3224 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही वाला घिसा पीटा पहले वाला 930 और फिर A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे फार्मूला हमने लिख दिया। A की वैल्यू कितनी है 3224 बराबर B की वैल्यू आप लेंगे 930 और गुणे Q की वैल्यू, तो ये देखिए हमारा 900 है और ये हमारा 3200 है, तो 9 त्रिक 2700 और 9 चौक 3600 के बीच में आ जा रहा है 3200। इसका मतलब 3 बार में हम इसको लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 930 का 3 बार में गुणा करते हैं तो 2790 हो जाएगा और 2790 3224 में से 2790 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, देखिए 3224 में से कितना घटा रहे हैं, 2790 घटाया जा रहा है, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 11 में से 4 घटाएंगे 7 घटाएंगे तो 434 हो जा रहा है, यानी कि हमारा जो शेषफल आने वाला है ये है 434। तो शेषफल हमारा 434 आ चुका है और इसके बाद से अब देख रहे हैं कि शेषफल अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हम चलेंगे अगले चरण में। तो अगले चरण में A की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 930 और B की जो वैल्यू होगी वो होगी 434। तो A बराबर 930 हो गया, A बराबर B मतलब 434 गुणे Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, तो अगर इसको हम 2 बार में ले जाते हैं तो 434 का 2 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा
868 हो जाएगा। तो 930 में से अगर 868 घटाते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा 62। शेषफल कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। देखिए इसमें 930 में से कितना घटा रहे हैं 434 है, तो 868, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, यानी कि शेषफल 62 हो जा रहा है। और फिर अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है आपको, अगले चरण में चले जाना है। तो अगले चरण में ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 434 है। ये तो क्लियर हो गया ना कि ए क्या होता है, मतलब ए किसकी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू को हम ए बोलेंगे। तो देखिए जब कभी भी अगले चरण में प्रस्थान कीजिए तो फिर जो ए होगा उसको काट दीजिए, मतलब काटिएगा नहीं, लेकिन ये है कि ए को आगे मत ले जाइएगा और जो क्यू है उसको भी आगे मत ले जाइए, ठीक है। अब बचे हमारे पास कौन, बी और आर। तो यही बी और आर जो होते हैं यह अगले चरण में जाकर के एक्सचेंज हो जाते हैं। बी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और जो आर होता है वह क्या बन जाता है, बी बन जाता है। तो देखिए ये जो बात अभी बोले है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इससे अच्छा क्या करना है आपको, दोनों देख लीजिए, जो बड़ा है वो ए, जो छोटा है वह बी हो जाता है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 434 है, और जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62 हो जाएगी। अब ए बराबर यानी कि 434 बराबर बी के जगह पे 62 गुणे क्यू की जो वैल्यू लेंगे हम, बी क्यू की जो वैल्यू लेंगे, अगर हम 7 चुनते हैं, क्योंकि देखिए 6 7 42, 7 बार में अगर ले जाते हैं तो 6 7 42 420 हो गया, 7 दूनी 14, तो 420 और 14 434 हो जाएगा, और शेषफल कितना आ गया हमारा 0 आ गया। और अब देखिए यहां पर शेषफल 0 आ चुका है, और जब शेषफल 0 आ गया तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो 62 दिख रहा है ना, इसी को कह देते हैं कि ये 900 है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि 7161 भी अभी बचा हुआ है, उसका तो अभी तक यूज ही नहीं हुआ। तो फिर क्या करना है, अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें चलना पड़ेगा अगले चरण में। और अगले चरण में अब देखिए हमारे पास बचा क्या है 62, और क्या बचा हुआ है 7161। तो 62 और 7161 में ए का काम कौन करेगा, 62 करेगा क्या, 62 नहीं करेगा, क्योंकि ये छोटा है। कौन करेगा 7161, और बी बराबर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ए का काम ए बराबर हो गया 7161 और बी का मान हो गया 62। अब फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट ही लिख रहे हैं 7161 बराबर बी यानी कि 62, और क्यू की जो वैल्यू है अगर हम ले लेते हैं 115 बार में हम आ जाते हैं, तो इसका जो शेषफल आएगा वो 31 आएगा। इसका शेषफल कितना आएगा 31। आपको कैसे करना है, तो देखिए 62 का 115 में गुणा करके इसमें से घटा लेना है, तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा 31 मिलेगा। और फिर यहां पे अगले चरण में चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ। तो अगले चरण में ए की जो वैल्यू है, ए बराबर कितना हो गया 62, और बी बराबर कितना हो गया 31। तो फार्मूला लिख नहीं रहे हैं, 62 बराबर ए बराबर बी क्यू का मान हम अपनी मर्जी से 2 चुन लेंगे, और 31 दूनी 62, और शेषफल कितना हो गया 0। तो 900 क्या हुआ हमारा 900 हो जाता है 31। कितना हो जाएगा 31, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 314 का HCF ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही चीज फिर से आ गई, 306 और 314 का जो है हमें क्या करना है HCF ज्ञात करना है। तो 306 और 1314 का HCF ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो हमने कई सवाल जो है सॉल्व कर लिए। एक चलिए पूरा इसी से सॉल्व करते हैं। ए की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1314, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 306। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर
फार्मूले की सहायता से a के जगह पे हम लिख सकते हैं 1314 बराबर b के जगह पे 306 गुणे q के जगह पे, अब देखिए ये 1300 है और ये 300 है, तो ये तकरीबन 4 बार में जा सकता है। तो 4 बार में अगर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1224। 1314 में से अगर हम 1224 घटाते हैं तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 90 बचेगा शेषफल। कितना बच जा रहा है हमारा शेषफल, 90 बच जा रहा है। तो फिर अभी देख रहे हैं शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, अगले चरण में चलते हैं। तो अगले चरण में a बराबर 306 और b बराबर 90, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला यूज करेंगे। तो 306 a बराबर b क्यू की वैल्यू अब कितना लेंगे, तो देखिए 9 चौक 36 360 हो जा रहा है, 9 त्रिक 27 270 हो रहा है, यानी कि 3 बार में लेके जाएंगे इसको, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और कितना बचेगा 9 त्रिक 27 270, यानी कि 306 में से अगर 270 घटाते हैं तो कितना बचेगा 336 बचेगा। यहाँ पे 36 जो है हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो अगले चरण में चलते हैं। तो अगले चरण में a बराबर बी क्यू प्लस आर, a की वैल्यू जो है 90 हो जाएगी और b की वैल्यू 36 होगी और q की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा और प्लस कितना बच जाएगा 18। और फिर अभी शेषफल शून्य न होने की स्थिति में अगले चरण में चलते हैं और अगले चरण में a बराबर फार्मूला फिर से यूज कर सकते हैं बी क्यू प्लस आर, और a की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 36 और b की वैल्यू जो है 18 और q की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चुनते हैं 2 प्लस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 गुनी 36 हो गया, तो 36 जो है शून्य हो जाएंगे और हमारा मौसौ क्या होगा, तो हमारा मौसौ हो जाता है 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किसी भी 2 संख्या या 3 संख्याओं का जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 657 और 963 का जो है एचसीएफ पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका एचसीएफ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर वही प्रक्रिया हल, a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू जो इसमें बड़ा होगा यानी कि 963 और b की वैल्यू कितनी होगी, तो b की वैल्यू 657। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला लगाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो रही है 963 बराबर b की वैल्यू 657 गुणे q की वैल्यू तो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं और एक ही बार में जाएगा, तो प्लस शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल हमारा आ जाएगा 657 का मीन 657, तो शेषफल आ जा रहा है 300, घटा करके देख सकते हैं आप 963 और 657, तो 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा और 5 में से 5 घटाएंगे 0 और यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, यानी कि 306 आ जा रहा है। फिर अगले चरण में हम इसको लेके चलते हैं, तो अगले चरण में a के जगह पे क्या होगा, तो a के जगह पे 657 हो जाएगा और b के जगह पे कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। फार्मूला हमारा होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के जगह पे कितना रखना है 657 रख देना है, b के जगह पे 306 रख देना, और q का जो वैल्यू होता है वो हमें अपनी मर्जी से चुनना होता है। तो ये कितनी बार में जा रहा है 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो 612 हो जाएगा और 657 में से 612 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा 45 आ जाएगा 45। ठीक है, 657 में से आप कितना घटा रहे हैं
612 घटा रहे हैं, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी कि 45 हो जाएगा। तो अब फिर से अगले चरण में चलना पड़ेगा हमें। तो अगले चरण में ए के जगह पे क्या है, तो ए के जगह पे मतलब ए का काम कौन करेगा, तो ए का काम 306 करेगा और बी का काम जो है वो 45 करेगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था। अब फार्मूला हमारा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फार्मूले पर अगर इसको रखते हैं तो ए की वैल्यू 306 लेंगे और बी की वैल्यू 45 लेंगे, और इनटू क्यू की वैल्यू जो है आपको अपनी मर्जी से चुननी है। तो क्यू की वैल्यू आप कितना चुनेंगे, देखिए 306 है और 45 है, तो ये कितनी बार में ले जा सकते हैं, 45 छके 270 हो जाएगा, 45 छके 270। तो 306 में से 270 अगर घटाते हैं, 306 में से 270 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, यानी कि शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हम शेषफल को लिख देंगे 36। इसके बाद से फिर शेषफल जब शून्य नहीं हुआ तो फिर अगले चरण में चलते हैं, और अगले चरण में ए के जगह पे ए का काम कौन कर रहा है 45 और बी का काम कौन कर रहा है 36। तो ए बराबर फार्मूला हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे 45 हो गया, बी के जगह पे 36 हो गया, और क्यू के जगह पे तो 36 का एक बार में जाएगा, और 36 से कम 36, तो 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ तो अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में ए का काम 36 कर रहा है और बी का काम 9 कर रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए की वैल्यू 36 और बी की वैल्यू 9 और क्यू की वैल्यू 4 बार में हम लेकर जाएंगे, तो शेषफल कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि शेषफल हो जाएगा हमारा 0। तो अब हम कह सकते हैं 900 बराबर कितना है हमारा, ये जो हमारा b होता है b ही हमारा 900 होता है, यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, आप उन सभी क्वेश्चन को इसी प्रोसेस पर, इसी आधार पर जो है उसका 900 ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत होती है तो फिर कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए जो है सॉल्यूशन अगले वीडियो में जो है डाल दिया जाएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। 90 और 144 का क्या ज्ञात करना है हमें, HCF ज्ञात करना है। तो एकदम इजी है, आप ए का मान चुन लीजिए 144 और बी की वैल्यू 90। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे 144 हो जाएगा और बी के जगह पे 90 और गुणे क्यू का मान चुनना है आपको, तो क्यू का मान 1 ही लेंगे, प्लस 144 में से अगर 90 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और फिर अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में ए का काम जो है 90 करेगा और बी का काम कौन करेगा 54। तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे 90 रख देंगे और बी के जगह पे 54 रख देंगे, और क्यू का मान हम अपनी मर्जी से चुनते हैं तो एक बार में ही ये जाएगा, और प्लस आर। तो देखिए 90 में से अगर 54 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और फिर शेषफल 0 न होने की अवस्था में हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं। तो अगले चरण में ए की वैल्यू जो है वो 54 होगी और बी की वैल्यू जो है वो 36 होगी। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूले में ए की वैल्यू 54 है, बी की वैल्यू 36 है और क्यू की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा तो एक बार में, और प्लस 54 में से 36 अगर घटाते हैं तो हमारा 18 आ जाता है। और फिर अभी शेषफल 0 न होने की अवस्था में फिर हम चलते हैं अगले चरण में। तो अगले चरण में ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 36 और बी बराबर
18 हो जाएगा। और फिर फार्मूले की सहायता से a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फार्मूले की सहायता से a के जगह पे हम 36 रख देते हैं और b के जगह पे 18 और q के जगह पे, तो q का मान तो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, तो q के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। और प्लस 18 दूनी 36 और 36 बराबर हो गए, दोनों पक्ष जो है हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और शेषफल शून्य आने की अवस्था में जो हमारा मौसम होता है वह बी वाला ही होता है, जो उस पद चरण का बी होता है, जो उस चरण का बी होता है वही हमारा क्या हो जाता है, मौसम, यानी कि मौसम हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया। ये तो सभी क्वेश्चन जो हैं, ये सभी क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने वाले थे। लेकिन अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जो है सम और विषम के रूप में जो है प्राप्त संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा भाजक होता है, जो हमारा भाजक होता है, भाजक यह छोटा होता है शेषफल से कि बड़ा होता है, ये चीज ध्यान देना है आपको। भाजक जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर किसी संख्या में हम 6 से भाग देते हैं, किसी संख्या में, ध्यान से समझिएगा इसको, यदि किसी संख्या में हम 6 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर x है, 6 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ सकता है, क्या शेषफल 7 आ सकता है? शेषफल जो है कभी 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 7 आएगा तो 6 का पहाड़ा भी एक बार में और चला जाएगा, तो फिर 7 नहीं आएगा। तो फिर यहां पर हम देखते हैं, संभावना देखते हैं कि कितनी संभावना इसकी बन रही है, कोई कितने संभावित मान हो सकते हैं, कितने शेषफल हो सकते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या, मतलब 6 से अगर किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर से 6 आएगा नीचे तो 6 से भाग एक बार और चला जाएगा, और जब 6 से भाग एक बार और जाएगा तो शेषफल फिर से क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर 6 से हमने भाग दिया 12 में, तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना हो गया, 0। लेकिन अगर वही हम इसको 13 कर दें, 6 से भाग दें 13 में, तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना आ जाएगा, 1। अगर 14 में भाग देते हैं तो शेषफल 2, अगर 15 में भाग देते हैं तो शेषफल 3, 16 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 4, और 17 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 आएगा। और यदि 18 में भाग दें, 6 से ही भाग देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब में 6 से भाग दिया जा रहा है, और ये नीचे जो है शेषफल लिखा गया है। तो बताइए यहाँ पे 6 से अगर 18 में भाग दिया जाता है तो फिर से शेषफल क्या हो जाएगा, 0, यानी कि फिर से 0 रिपीट हो जाएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता, 0 होगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है स्टार्ट होता जाएगा, यानी कि ये जो है अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 0 से 5 तक होगा। अगर आप 4 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो शेषफल 0, 1, 2 और 3 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसके लिए
हम अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूले से इस पदों की तुलना करें तो तुलना करने पर हमें क्या मिलता है। तो तुलना करने पर आप देखेंगे कि हमारा जो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर इस वाले पद को हम यहां पर लिखें तो 6q प्लस 1, यानी कि b के जगह पे कौन है 6 है, q के जगह पे कौन है q है और r के जगह पे क्या है 1 है। यानी कि हमें इसमें केवल और केवल b के मान का चुनाव करना होता है। तो आप लोग भी क्या करिएगा b के मान का चुनाव करिएगा और b के मान का चुनाव करने के बाद तब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कितना आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जिस किसी भी प्रश्न में अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको जो एनालाइज कीजिए कि या इसमें कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको, और उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपने क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो वो क्वेश्चन जो है आपको बता दिया जाएगा। अगले दिन जो है आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया जाएगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम आपको हो रही थी। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहां पर हम b बराबर क्या लेंगे, पहले तो हल लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हल लिख दिया जाता है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो b बराबर है 6। तो अब देखिए जब b की वैल्यू 6 हो गई है तो अब शेषफल कितना कितना हो सकता है, तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, शेषफल लेंगे। यदि r बराबर 0 तब जो हमारा फार्मूला होगा a बराबर, तो a1 ले लेंगे, a1 बराबर बी क्यू प्लस आर, 6q प्लस आर। तो 6q मतलब बी क्यू प्लस आर, आर हमारा क्या हो जा रहा है शेषफल, और शेषफल कितना लिया गया था 0 लिया गया था। फिर यदि r बराबर 1 लें तब क्या होगा, a2 बराबर 6q प्लस 1, और यदि r बराबर 2 लिया जाए तब a3 बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल बस बदलता जाएगा यहाँ पे। यदि r बराबर 3 तब a4 बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3, और यदि r बराबर 4 हो जाए तब a5 बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, और यदि r बराबर 5 हो तब a6 बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। इस तरह से जो है हमारे पास 6 संभावित मान हैं। अब इसमें जो है क्या कहा है कि 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 देखिए है, 6q प्लस 3 ये भी है, और 6q प्लस 5 ये भी है। तो इसमें आप ये देखिए क्या कहा है, इसने विषम कहा है, विषम कहा है। तो जरा q का मान आप अपनी मर्जी से चुनिए, q का मान जो है अपनी मर्जी से चुन लीजिए। q का मान अपनी मर्जी से चुनने का मतलब एक बार क्या चुन लीजिएगा आप सम, और एक बार क्या चुन लीजिएगा विषम। और इन तीनों लोगों को देखिए, तीनों पदों को देखिए कि क्या होते हैं। ये सम अगर चुनते हैं, मान लीजिए सम के स्थान पर 2 हमने चुन लिया, तो ये क्या होगा 6 दूनी 12, 12 1 13, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 दूनी 12, 12 3 15 आ रही है, और फिर 6 दूनी 12, 12 5 17। तो देखिए ये अगर q का मान हमने सम लिया, q का मान अगर हमने सम लिया तो 6q प्लस 1 विषम आया, ये भी विषम आया और ये भी विषम आया,
और अगर हम विषम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो 6 3 18, 18 1 19, 19 हो रहा है। 6 3 18, 18 3 21, 6 3 18, 18 5 23। यानी कि Q का मान चाहे हम सम लें चाहे हम विषम लें, दोनों ही स्थितियों में जो हमारा पद है 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो देखिए ये सब चीजें हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ये तो केवल बस हम चेक कर रहे थे इसको, ठीक है, ये केवल चेक कर रहे थे, इसको लिखा नहीं जाता है, इसको बस कैलकुलेट किया जाता है, अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। अब हम लिखते क्या है कि Q का मान सम या विषम लेने पर 6Q + 1, 6Q + 3 तथा 6Q + 5 क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ओवर हो जाएगा, इसलिए जो हमारे क्वेश्चन है अभी जो है, अभी हमने केवल 7 क्वेश्चन सॉल्व किए और अभी हमारे पास 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो फिर जो है अगले दिन आप लोगों को इसके जो बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं ये अगले दिन जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अगले दिन आप लोगों को मिलेगा ये, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो बच्चे जो है एक ही बार में अगर पूरा देखने लगते हैं तो बोर होने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप वो जो है धीरज रखिए, आपको पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट जो है पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट करके पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे थे इसलिए जो है टाइम लग गया। और तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।